नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, जो अभी मेरी सीरीज चल रही है कुंडली बनाना और देखना सीखें, आज ये पार्ट 5 उसके ऊपर वीडियो है। और आज की जो वीडियो है वो है अस्त ग्रह कैसे देखें। देखिए, अभी तक जो मैंने सारी वीडियो बनाई वो बिल्कुल बेसिक है। बेसिक कुंडली का बेस है वो कि अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं, स्वयं ज्योतिष बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली को खुद रीड करना चाहते हैं, या ज्योतिष शास्त्र में आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप पार्ट फर्स्ट से अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कुंडली को रीड करना समझ में आएगा। योग कारक मारक ग्रह आपके कौन से हैं, कैसे हम योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं, वो सारा आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट फर्स्ट से आप कंटिन्यू सारी वीडियो देखते जाइए। देखिए, अगर हम किसी भी लग्न कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राशियां कहाँ कहाँ बैठी हैं। जो मैंने आपको बताई थी कुंडली में कि भाई 2 राशियां जो हर ग्रह को मिलती हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, तो वो 2 जो राशियां है लग्न कुंडली में वो कहाँ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिक भाव में है, समघर में है, तो वो कहाँ है। सबसे पहले वो देखा जाता है कि योग कारक मारक ग्रह निकालने के लिए। देन सेकंड है कि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की प्लेसमेंट भी देखी जाती है कि ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो देखा जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं नीच ग्रह और उच्च ग्रह। मैंने आपको पिछली जो मेरी वीडियो थी 2 वो इसी टॉपिक के ऊपर थी कि नीच ग्रह और उच्च के ग्रह हम कैसे देखें। फिर उसके बाद में नीच ग्रह जो होता है, उच्च ग्रह है वो तो चलो योग कारक हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीच अगर कोई ग्रह हो रहा है तो उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरी पिछली वीडियो थी, उसमें 7 नियम बताए थे मैंने आपको कि नीच ग्रह का नीच भंग कैसे होता है, तो वो उस ग्रह का हम नीच भंग देखेंगे। फिर उसके बाद में है कि अस्त, सूर्य से वो ग्रह अस्त तो नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है योग कारक और मारक ग्रह निकालने के लिए। ये बेसिक है, अगर ये आप बेसिक बिल्कुल समझ जाएंगे तो आप अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं कि मेरी कुंडली में योग कारक ग्रहों की संख्या कितनी है और मारक ग्रहों की संख्या कितनी है। लेकिन इसके लिए ये सारी जो चीजें हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मारक ग्रह की डेफिनेशन अलग होती है। मारक ग्रह होता है वो नेगेटिव ग्रह होता है, नेगेटिव उसकी नेगेटिव की श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 6, 8, 12 ये जो 3 घर हैं वो भी मारक की स्थिति में आते हैं अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठ जाए। लेकिन इनमें भी पॉजिटिव चीज भी होती है, अच्छी चीज भी होती है। तो अगर कोई ग्रह मारक है और उस मारक ग्रह में बैठा है लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव वो ग्रह आपको जरूर देके जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह अस्त हो गया है तो ये स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है, बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि जब कोई भी ग्रह अस्त होता है, अस्त का मतलब मरा हुआ, उससे सूर्य ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली है, पूरी उसको एनर्जी उसके पास है ही नहीं है, वो बलहीन हो गया है बिल्कुल ही। उसके पास जब एनर्जी नहीं है तो वो कुछ भी आपको ना तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ना पॉजिटिव, कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा उस घर से रिलेटेड जिस घर में वो ग्रह बैठा हुआ है। इसीलिए अस्त ग्रह जो होता है वो मारक ग्रह से भी बुरा माना जाता है। अस्त ग्रह कभी किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अस्त हो गया तो अस्त का मतलब होता है मरा हुआ, तो वो ग्रह जो है वो मरा हुआ माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। और उस घर में किसी भी, मान लीजिए 12 जो हाउस होते हैं, किसी भी घर में कोई भी ग्रह अस्त है तो उस घर से रिलेटेड कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उस घर से जो रिलेटेड जो नेगेटिव रिजल्ट है वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए अस्त ग्रह नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सूर्य से जो अस्त ग्रह है वो कैसे देखें हम। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक लग्न कुंडली है, ये मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर मैं सारे ये राशियां लिख देती हूँ। फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि हम अस्त ग्रह कैसे देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जो राहु और जो केतु हैं, ये जो दोनों ग्रह हैं ये सूर्य देव से कभी भी अस्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनकी स्वयं की कोई राशियां नहीं होती, ये छाया ग्रह की गिनती में आते हैं, इसीलिए ये कभी भी सूर्य से अस्त नहीं होते हैं।
बल्कि उल्टा ये होता है कि अगर राहु और केतु जो मारक हो गए या नीच हो गए, इनकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है और ये अगर सूर्य देव के संपर्क में आ जाते हैं, सूर्य देव के साथ युति बना लेते हैं, तो ये सूर्य को और पीड़ित कर देते हैं, सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु केतु जो है वो सूर्य को पीड़ित कर देते हैं, लेकिन सूर्य देव कभी भी राहु और केतु को पीड़ित नहीं कर पाते हैं और राहु और केतु को अस्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद में बचते हैं हमारे 6 ग्रह। देखिए मंगल देव जो है वो 17 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं सूर्य देव से। चंद्रदेव जो है वो 12 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। बृहस्पति देव है वो 11 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। शुक्र देव है वो 9 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। शनि देव है वो 15 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं और बुध देव जो है वो 13 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पर अस्त होता है, ताकि आप जब भी लग्न कुंडली को देखें तो आपको देखते ही पता चल जाए कि ये ग्रह जो है वो सूर्य देव से अस्त है। उससे पहले आपको जो डिग्री है ग्रहों की, कि ग्रहों की डिग्री हम कैसे देखें, सूर्य से अस्त तो आप बाद में देखना, लेकिन सबसे पहले डिग्री देखना कि 0, 1, 2, 28, 29, 30 अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो उसमें जो पावर होगी वो 0% पावर रहेगी। फिर जो है 0 से 6 डिग्री, 0 से 1, 2 तो 0 डिग्री हो गई, और 2 से जो 6 डिग्री होते हैं वो 25% उस ग्रह की पावर होती है। फिर हो गया कि मध्य अवस्था जो होती है ग्रहों की डिग्री वाइज, तो वो होती है 6 से 11 डिग्री। अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो जो उसकी जो पावर है जो हम परसेंटेज में देखते हैं वो हो गई उसकी 50%, 50% उस ग्रह में पावर है। फिर आ गया प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में है कि 18 से 24 डिग्री अगर किसी ग्रह की डिग्री है तो भी उसमें 50% पावर रहेगी। वृद्धावस्था में 24 से 30 डिग्री, 24 से 28 ही मान लीजिए आप, इसमें 24 से जो 28 हो गया, 24 से 28 उसमें 25% उसमें पावर रहेगी। फिर 28 के बाद में 28, 29, 30 ही 29, 30 में जो है वो 0% पावर हो जाती है। उसमें जो ग्रह है वो बलहीन हो जाता है, उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक एक ग्रह की आप लग्न कुंडली में कैसे देखें कि ये ग्रह कैसे अस्त हो रहा है। देखिए कोई भी जो ग्रह है, ये पूरी लग्न कुंडली है, इसमें 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं। तो अगर कोई भी ग्रह एक घर से दूसरे घर में जो मूव करता है, इस घर से इसमें आता है या इस घर से इसमें आता है, तो ये सारे घर जो आगे आगे एक एक घर में मूव करते जाते हैं, तो ये सारे जो ग्रह है वो 30 डिग्री 30 कदम एक घर में चलते हैं। इस घर से इस घर में जाने में उससे 30 डिग्री का पूरा वो जो उसकी जो चाल होती है, उसकी गति होती है, वो होती है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री एक ग्रह की होती है चाल, 30 कदम या 30 डिग्री होती है। और ये टोटल जो हमारे हाउसेस है लग्न कुंडली के अंदर वो है 12, तो 12 इंटू 30 हो गए 360, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का ये पूरा हमारा एक लग्न कुंडली होती है, इसका पूरा चक्र होता है। और एक घर की जो डिग्री होती है वो है 30 डिग्री। मान लीजिए सूर्य देव है यहाँ पर 4th हाउस में, ये हाउस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने आपको बताया था कि जो घर हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, राशियां इसमें हैं, जो 12 राशियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो ये जो राशि है वृश्चिक राशि है, लेकिन ये घर जो है वो चौथा घर है, 4th हाउस है। तो 4th हाउस में सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य देव की जो डिग्री है वो है 0.5 डिग्री। और यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्रदेव 5वें घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और चंद्रदेव की डिग्री हो गई 27 डिग्री। तो देखिए ये जो चौथा घर है, यहाँ पर जो सूर्य देव 5 डिग्री है, इसका मतलब है कि सूर्यदेव तीसरे घर से चौथे घर में आए हैं, तो वो 5 कदम चल चुके हैं, 5 कदम ये चल चुके हैं। तो उसके बाद में उन्हें इस घर से चौथे से 5वें घर में जाने में और कितना चलना पड़ेगा, 30 - 5, क्योंकि 5 कदम यहां से चल के यहां आए, 5 कदम चल चुके हैं, मतलब 25 डिग्री और उनको चलना है, तब वो नेक्स्ट हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट हाउस में आएंगे 25, और यहाँ पर जो हमारे चंद्रदेव की डिग्री है वो 27, मतलब चंद्रदेव यहाँ पर 27 डिग्री चल चुके हैं। तो 3 डिग्री और चलेंगे चंद्रदेव, तो वो नेक्स्ट हाउस में यहाँ छठे घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 25 डिग्री और चलना है सूर्यदेव को, और चंद्रदेव की डिग्री है 27, तो 25 + 27 हो जाएगा। तो ये हो गया 12
और ये 52 डिग्री। तो यहाँ पर चंद्रदेव जो है वो सूर्यदेव से अस्त नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रदेव होते हैं 12 डिग्री पर। इन दोनों का अगर जो डिफरेंस निकलेगा 12 डिग्री निकलता है तो ही चंद्रदेव यहाँ पर सूर्यदेव से अस्त होते। उसके बाद मान लीजिए कि सूर्यदेव यहाँ पर 7th हाउस में है, यहाँ पर 18 डिग्री, और यहाँ पर बृहस्पति देव इनके साथ में ही बैठे हैं और बृहस्पति देव है 16 डिग्री। तो सूर्य देव है 18 डिग्री और बृहस्पति देव है 16 डिग्री। तो यहाँ पर जब भी कोई सूर्य देव के साथ में युति बनाकर जो ग्रह बैठता है तो उस समय आप अस्त को कैसे देखेंगे कि ये ग्रह अस्त है या नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। और अगर सूर्य देव पहले वाले घर में है या फिर जो आगे नेक्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसमें कैसे देखेंगे कि सूर्य देव उस घर में कितने कदम चल चुका है, कितने कदम और चलने हैं, और नेक्स्ट घर में जो ग्रह बैठा है उसकी डिग्री कितनी है। उन दोनों को प्लस करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो सूर्यदेव से अस्त है या नहीं है। और यहाँ पर अगर साथ में युति बना के बैठा है कोई भी ग्रह सूर्यदेव से तो आप दोनों की डिग्री का माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह अस्त है या नहीं है। तो सूर्य 18 है और बृहस्पति देव हमारे 16 डिग्री है, तो 18 में से 16 गए तो 2 डिग्री का डिफरेंस आया है। तो 2 डिग्री में बृहस्पति देव होते हैं 11 डिग्री के डिफरेंस में अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिग्री आए तो बिल्कुल पास से सूर्य देव से बृहस्पति देव अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे आपको डिग्री वाइज देखना है कि सूर्य देव कौन से ग्रह को अस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 7वें घर में सूर्यदेव यहाँ 18 डिग्री है और यहाँ ये है 8वां घर 8th हाउस। 8th हाउस में अगर मान लीजिए शनिदेव बैठे हैं हमारे 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर 18 कदम चल चुके हैं सूर्यदेव। तो उसके बाद में उनको और सूर्यदेव को नेक्स्ट हाउस में जाने के लिए कितना चलना है, 12 डिग्री और चलना है सूर्यदेव को। 30 में से 18 आप माइनस कर देंगे तो आपका पता चलेगा कि 12 डिग्री और चलना है सूर्यदेव को नेक्स्ट हाउस में आने के लिए। तो जब सूर्यदेव 12 कदम 12 डिग्री और चलकर इस घर में आएंगे तब यहाँ पर शनिदेव की डिग्री है 0, तो 0 डिग्री और 12 डिग्री इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 12 डिग्री। और शनिदेव हमारे अस्त होते हैं 15 डिग्री पर, तो 12 डिग्री आया है और शनिदेव अस्त है 15 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शनिदेव है वो सूर्यदेव से यहाँ पर अस्त हो चुके हैं। उसके बाद में मान लीजिए 10th हाउस में हमारे सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और उनकी डिग्री है 10 डिग्री 10 डिग्री, और शुक्र देव की जो डिग्री है वो है 8 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर 8 डिग्री है। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप सूर्यदेव के साथ में किसी भी ग्रह की युति है, ग्रह कोई भी सूर्यदेव के साथ में बैठा है, तो दोनों की जो डिग्री है उस ग्रह की और सूर्यदेव की जो डिग्री है वो दोनों आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तभी आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा और तभी आपको पता चलेगा कि वो ग्रह अस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप सूर्य की 10 डिग्री है और शुक्र की 8 डिग्री, तो 10 में से 8 गए तो 2 डिग्री का यहाँ पर भी डिफरेंस आया है। और शुक्रदेव हमारे अस्त हो जाते हैं यहाँ पर आप देखिए 9 डिग्री पर, तो यहाँ पर शुक्रदेव बहुत ही पास से अस्त हो चुके हैं सूर्यदेव से। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये 12th हाउस है, 12th हाउस में सूर्यदेव की जो हमारी डिग्री है वो है 0 डिग्री, और यहाँ पर साथ में युति बनाकर बैठे हैं हमारे मंगल देव 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि मंगल देव सूर्यदेव से अस्त है या नहीं है। 0 डिग्री है सूर्यदेव और मंगल है 20 डिग्री, तो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 0 में से 20 में से 0 तो डिफरेंस कितना निकलेगा 20 डिग्री। और यहाँ पर हमारे जो मंगल देव है, मंगल देव अस्त होते हैं 17 डिग्री पर, तो यहाँ पर 17 डिग्री से ऊपर है 20 डिग्री, तो यहाँ पर मंगल देव सूर्यदेव से अस्त नहीं हुए हैं। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर हमारे सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और सूर्यदेव है 5 डिग्री, सूर्यदेव की डिग्री है, और बुध देव की जो डिग्री है यहाँ पर वो है 28 डिग्री। तो यहाँ पर 28 डिग्री, इसका मतलब है कि इस घर में बुध देव 28 डिग्री चल चुके हैं और अब उनको कितना और चलना है आगे नेक्स्ट हाउस में, 3rd हाउस में जाने के लिए 2 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एक हाउस होता है, एक उनकी चाल होती है, गति होती है। तो यहाँ पर 2 कदम और उनको 2 डिग्री चलना है। तो जब बुध देव यहाँ पर 2 डिग्री चलकर आएंगे 3rd हाउस में, तो यहाँ पर देखिए
इसको हम प्लस करेंगे 5 और 2 डिग्री इसकी बुध देव की और सूर्य देव की 5 डिग्री इनकी पावर है। तो यहाँ पर 5 + 2 ये हो गए 7। और हमारे जो बुध देव हैं वो अस्त होते हैं 13 डिग्री पर। तो 13 डिग्री पर बुध देव अस्त हो रहे हैं और यहाँ पर आया है डिफरेंस इनका 7। तो यहाँ पर बुध देव सूर्य देव से बिल्कुल अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे हम जब ग्रहों की युति होती है तो माइनस करते हैं और एक घर से दूसरे घर में, चाहे दूसरा कोई भी ग्रह हो या सूर्य देव हो, तो दूसरे घर में मूव करता है, तब हम उन दोनों की डिग्री को प्लस करके देखते हैं कि वो जो ग्रह है वो सूर्य देव से अस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अस्त ग्रह देखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उस घर से जो रिलेटेड जो भी रिजल्ट है, पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और अगर हम रत्न धारण करते हैं तो उसमें भी अस्त ग्रह को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्त ग्रह को जो कैसे देखा जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन एक ये भी बेनिफिट है कि कभी कोई जो मारक ग्रह है अगर वो अस्त हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मारक ग्रह जब अस्त होता है और अगर वो 6, 8, 12 में अस्त होता है तो उस घर से नेगेटिव रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर योग कारक ग्रह अस्त हो जाता है या लग्नेश अस्त हो जाता है सूर्य देव से, तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि लग्नेश जो है, ये जो फर्स्ट हाउस है लग्नेश, वो हमारा स्वयं का शरीर है, हम खुद हैं। तो अगर हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो पावर है वो सूर्य देव ने पूरी ले ली है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा कर्म करने के लिए। उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, पावर की जरूरत है। तो अगर हम जो लग्नेश है वो सूर्य देव से अस्त हो चुका है तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर जो हारी बीमारी है वो जातक को लगी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। और उसके बाद में अगर कोई मारक ग्रह की स्थिति हो जाती है या लग्नेश की दशा अंतरदशा होती है तो वहां पर स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि आप अस्त ग्रह को कैसे देखें। उसके बाद में योग कारक मारक ग्रह में आपको एक एक मेष लग्न कुंडली से लेकर मीन लग्न कुंडली तक सारी में एक एक आपको डेमो करके एक एक का एग्जाम्पल लेकर एक एक का सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देखे जाता है मारक और योग कारक ग्रह। उसके बाद में भी बहुत सारे योग हैं और दोष हैं, क्योंकि सूर्य देव के साथ में राहु के केतु आते हैं तो भी दोष बनता है, शनि आता है तो दोष बनता है, योग भी बनते हैं, राजयोग भी बनते हैं, बहुत सारे योग हैं। और जो मेन योग है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सभी कुंडलियों में मोस्टली बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखिए कि आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अस्त है या नहीं है, और उन अस्त ग्रह को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये एस्ट्रोलॉजी का, और मैं आपको एक एक टॉपिक करके ही आपको समझाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं साथ के साथ आपको सब एक ही वीडियो में बताऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है वो आपको कैसी लगी है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको जो मैं वीडियो बना रही हूँ कुंडली बनाना और देखना कैसे सीखें, उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आपकी कुंडली से भी रिलेटेड हो, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी और जहां तक हो सके आपको अपने क्वेश्चन से या अपने आंसर से मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी कि आप भी ये जो विद्या है वो सीखें और अपनी कुंडली आप खुद बनाएं, अपने ज्योतिष आप खुद बन जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।